हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 12। खुशी रजत से मिलने को आतुर थी, लेकिन उसकी किस्मत उसे मिलने नहीं दे रही थी। गिरते पड़ते वो आखिर कंपनी के बाहर तो पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी और वो रजत से मिले बिना मरना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ऋषि के कहने पर कि रजत ने खुद को जख्मी कर लिया है, खुशी को दर्द का अनुभव होने लगा था और वो एक नज़र रजत को देखना चाहती थी। कंपनी के मेन दरवाजे पर कदम रखते ही खुशी ने देखा, सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही थी। खुशी कुछ देर पहले ही इतना सब कुछ सहकर आई थी, इस बार उसके पैरों ने भी उसका साथ नहीं दिया। खुशी वहीं खड़ी रह गई। जब कार उसके पास आई तो उसने आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक और खींच लिया। खुशी ने आंखें खोली तो सामने ऋषि गुस्से में उसे देख रहा था। खुशी ने एक नजर ऋषि को देखा और अपना हाथ उससे छुड़ाकर बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? ऋषि ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा था ताकि तुम रजत से आखिरी बार मिल सको, इसीलिए नहीं कि तुम अपने आप को चोट पहुंचा दो या फिर। ऋषि रुक गया तो खुशी बोल पड़ी, या फिर मर ना जाऊं, यही कहना चाहते हो ना? ऋषि ने खुशी को घूरा तो खुशी आगे बोली, तुम चिंता मत करो, रजत जी से मिले बिना मैं नहीं मरने वाली। ऋषि ने खुशी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम रजत से नहीं मिल सकती, चलो यहाँ से। खुशी आंखों को फाड़कर ऋषि को देखते हुए बोली, तुम छोड़ो मुझे। खुशी ने अपना हाथ रजत से छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। ऋषि उसे खींचकर थोड़ी दूर ले गया। तभी खुशी चलते हुए वहीं पास में खड़ी एक रेहड़ी पर से कुछ उठाया और ऋषि के हाथ पर दे मारा। खुशी ऐसा भी कुछ कर सकती है, ऋषि ने यह नहीं सोचा था। ऋषि के हाथ में दर्द होने के कारण उसने खुशी का हाथ छोड़ दिया, जिससे खुशी ऋषि की परवाह किए बिना वहां से चली गई। ऋषि ने अपने हाथ को पकड़कर खुशी को रोकना चाहा, लेकिन तब तक खुशी उससे दूर जा चुकी थी, इसीलिए ऋषि अब उसे रोक भी नहीं सकता था। वो वापस चला आया। खुशी दौड़ती हुई रजत के केबिन की ओर बढ़ गई। उसके सिर से हल्का सा खून निकलकर सूख चुका था। हथेलियां छिलकर लाल हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे पड़े थे और कपड़े भी थोड़े बहुत खराब हो गए थे। वहां से जो भी खुशी को देखता वो हैरान सा बस खुशी को ही देखता रह जाता, लेकिन खुशी किसी को न देखकर बस भाग रही थी। आखिर में वो रजत के केबिन के बाहर आकर रुक गई और बाहर से ही उसे देखने लगी। रजत अभी भी वहीं खड़ा था, उसके हाथ से खून बूंद बूंद टपक रहा था। जब खुशी ने उसे देखा तो वो दौड़कर उसके पास आई और रजत के कंधों को अपनी ओर घुमाकर बोली, आप अपने आप को समझते क्या हो? जो आपके मन में आएगा वो करोगे। आपका मन हुआ तो मुझसे शादी कर ली, आपका मन हुआ तो प्यार से बातें कर ली, आपका मन हुआ तो गुस्सा दिखा दिया, और अब आपका मन हुआ तो किसी ऐसे राह चलते इंसान के साथ शादी करवा रहे हो, और आपका मन हुआ तो अपने आप को चोट भी दे दी। रजत को खुशी का अपने पास होना बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। सपना ही तो था कि खुशी रजत के बोले बिना ही बोल रही थी और बिना रुके बोल रही थी। रजत कुछ नहीं बोला तो खुशी ने उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर कहा, देखो कितना खून बह चुका है। खुशी ने रजत को खींचा और सोफे पर बैठने के लिए कहा। रजत, जिसे अभी तक ये सब सपना ही लग रहा था, वो खुशी की बात मानकर चुपचाप वहां बैठ गया। खुशी ऑफिस में बिखरे सामान को देखती हुई टेबल के ड्रावर में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। रजत की नजर अभी भी खुशी पर ही थी। खुशी के बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जिससे उसकी चोट ढकी हुई थी। वो रजत को दिखाई नहीं दी। खुशी ने जब फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ लिया तो वो रजत के हाथ को साफ करने लगी। तभी रजत उसे देखते हुए बोला, क्या तुम सच में मेरे पास हो खुशी, या फिर हमेशा की तरह ये मेरा सपना है? खुशी ने नजर उठाकर रजत को देखा तो उसमें रजत के लिए प्यार और परवाह साफ दिखाई दे रही थी। रजत ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा, काश ये सब असलियत में भी होता खुशी, लेकिन तुम तो
रजत के बोलने से पहले ही खुशी बोल पड़ी। मैं सच में आपके पास हूँ, सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए रजत जी। रजत अब हकीकत में आया तो उसे खुशी के सिर पर लगी चोट और हथेली दिखाई दी। हाथ पर खरोंच दिखी जिससे उसने जल्दी से कहा, ये सब कैसे हुआ, क्या करके आई हो तुम? और एक मिनट, कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं जो वहां हाईवे के बीच में बैठी थी? खुशी के हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, वो मैं घबरा गई थी, समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूं। इसीलिए रजत ने अपना हाथ खुशी के हाथ से खींच लिया, लेकिन तब तक खुशी ने उसके हाथ को साफ करके पट्टी कर दी थी। अब रजत ने डिटॉल लेकर खुशी के सिर पर लगी चोट को साफ करते हुए और उसे डांटते हुए बोला, तुम यहाँ आई क्यों हो? और मुझे फोन नहीं कर सकती थी कि मैं ही घर आ जाता? तुम खुद मुझे कभी समझ नहीं आओगी खुशी। खुशी रजत के चेहरे को देख रही थी और रजत खुशी की चोट को। तभी खुशी ने रजत के हाथ को रोक दिया तो रजत भी खुशी को हैरानी से देखने लगा। लेकिन तभी खुशी झट से रजत के गले लग गई और उसे कस कर पकड़ लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। रजत समझ नहीं पा रहा था कि खुशी को हुआ क्या है, इसीलिए उसने भी खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुशी, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो क्या? खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत आगे कुछ कहने वाला था कि तभी खुशी धीरे से बोली, प्लीज चुप रहिए कुछ देर, प्लीज मुझे खुद से अलग मत कीजिए। रजत की आंखें खुल गई और उसने दम सांस लेकर खुशी को अपने बाहों में कस लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने एक झटके से खुशी को खुद से अलग कर दिया और बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो खुशी? कल तुम्हारी शादी है, तुम्हारे ऋषि को बुरा लग जाएगा। खुशी रजत के यूं बदले बिहेवियर को देखकर हैरान रह गई और साथ ही रजत के कहे शब्द तुम्हारे ऋषि से उसका दिल टूट रहा था। खुशी ने रजत को समझाते हुए कहा, रजत, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया तुम्हें? रजत ने खुशी से नजरें चुराकर कहा, देखो खुशी, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि ऋषि को पता चले कि तुम यहाँ आई थी और वो कुछ भी गलत सोची। तुम जाओ यहाँ से। खुशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रजत के कंधे को धक्का देकर उसे दूर धकेलकर खड़ी हो गई और बोली, मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। तुम कभी वो थे ही नहीं जो मुझे बताया गया है। तुम एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है या करवा सकता है, किसी की भी जिंदगी के साथ खेल सकता है और फिर उसे किसी और को सौंप देता है। रजत भी खड़ा हो चुका था। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर कहा, और तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं सोचती? तुमने क्या किया उस ऋषि के साथ? छी, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि खुशी तुम ऐसी होगी। तुम्हारी चाची ने बिल्कुल सही कहा था तुम्हारे बारे में। मैं ही बेवकूफ था जो यकीन कर बैठा अपने आप पर। खैर, कल से तो तुम ऋषि के साथ रहोगी, इसीलिए मुझसे छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। खुशी की आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। वो कुछ कहने को हुई थी कि रजत ने उसकी एक भी न सुनते हुए उसे केबिन के बाहर कर दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। खुशी वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर तक वो रोती रही, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर वहां से धीरे धीरे चलती हुई बाहर आ गई। ऑफिस के सभी लोगों के चेहरे खुशी पर ही थे, लेकिन खुशी ने किसी को भी पलके उठाकर नहीं देखा। एक बार फिर उसकी जिंदगी में उसके अतीत ने वापसी कर ली थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए जो हो रहा है उसे होने देना है, जैसे वो पहले किया करती थी। खुशी बाहर आ गई तो ऋषि दिखाई दिया जो अपनी गाड़ी के टेक लगाए खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। खुशी ने ऋषि पर से नजर हटाई और भारी कदमों से आगे बढ़ गई। तभी ऋषि उसके ठीक पास आकर खड़ा हो गया, जिससे खुशी के कदम रुक गए। ऋषि ने अपने हाथ से खुशी को गाड़ी में चलने का इशारा किया। खुशी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। ऋषि भी आकर बैठ गया और खुशी को वहां से ले गया।
रजत ये सब अपने केबिन से देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और जाकर चुपचाप काम करने लगा। ऋषि ने ड्राइव करते हुए कहा, खुशी, तुम बेवजह ही रजत की इतनी परवाह करती हो। वो तो तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं है। अब देखो कैसे तुम्हें केबिन से बाहर फेंक दिया। उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करना खुशी, मैं रजत के जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, कभी तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। खुशी ने अचानक से अपना सिर उठाया और ऋषि को देखते हुए बोली, लेकिन मैं रजत से प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन रजत के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसके चोट लगने से दर्द मुझे होता है। उसका मूड खराब होने से मेरा मूड भी ठीक नहीं रहता है। वो दुखी तो मैं भी दुखी, और वो खुश तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। मेरा यकीन करो ऋषि, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुम्हें और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ऋषि के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया। सीट बेल्ट न लगाने की वजह से खुशी आगे की ओर गिरने वाली थी, लेकिन ऋषि ने अपने हाथ को आगे कर दिया, जिससे खुशी का सिर उसके हाथ से टकराकर रह गया। खुशी पीछे हो गई थी कि ऋषि ने उसके बाल पकड़कर खुशी के चेहरे को अपनी ओर करके कहा, ये जो कुछ देर पहले तुमने कहा ना कि तुम रजत सिंघानिया से प्यार करने लगी हो, ये आज के बाद कभी मत कहना, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने सुन लिया है। तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करना है, अपने ख्यालों में मुझे लाना है, मेरे और सिर्फ मेरे सपने देखने हैं, समझी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। खुशी ऋषि के इस रूप को देखकर दंग रह गई। रजत क्या कम था जो ऋषि भी अपना रूप बदलने लगा था। खुशी ने आंखें बंद की तो आंसू उसके गाल पर आ गए थे। ऋषि ने जब खुशी के आंसू देखे तो उसने खुशी के बालों को छोड़ दिया और थोड़ा घबराते हुए बोला, सॉरी सॉरी, तुम्हें दर्द हो रहा था, माफी दे देना, लेकिन आगे से रजत सिंघानिया से प्यार की बातें मत करना। उसकी बातें आते ही मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या कर जाता हूँ। खुशी ने कुछ नहीं कहा तो ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे चलाते हुए बोला, सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। खुशी ने चौंक कर ऋषि की ओर देखा तो ऋषि ने बड़े प्यार से पलक झपकाकर सीट बेल्ट लगाने के लिए इशारा किया। खुशी न तो रजत को समझ पा रही थी और न ही ऋषि को। दोनों ने ही अपने अलग अलग रूप दिखाए थे। खुशी और ज्यादा पखेड़ा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सीट बेल्ट लगा ली और मुंह फेर कर बाहर की ओर देखने लगी। रात हो चुकी थी। खुशी अपने कमरे में अकेली बैठकर शादी के बारे में सोच रही थी। क्या कल सच में उसकी शादी ऋषि से हो जाएगी? क्या रजत उसे जाने देगा? खुशी फिर सोचती है, कोई लड़की ऐसे होटल के कमरे में मिले तो कोई भी मर्द हो वो उसे छोड़ ही देगा, फिर चाहे लड़की की हालात कुछ भी हो। सब पहले अपना देखते हैं। और रजत भी तो इस समाज में रहता है, उसे तो अपनी शान और शौकत से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर वो ये सब क्यों नहीं कर सकता है? वो भी तो लोगों को क्या ही कहेगा। खुशी फिर मन ही मन बोली, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी दर्द सहने की आदत है, शायद उसे जिंदगी भर ऐसे ही दर्द झेलने पड़ेंगे। खुशी ने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे, लेकिन रजत अभी तक नहीं आया था। खुशी ने खुद से कहा, अब वो यहाँ आकर भी क्या ही करेगा। उसने तो फैसले पहले ही कर लिए हैं। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। खुशी ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे लगा कि ये ऋषि ही होगा जो उसे यहाँ परेशान करने आया होगा। लेकिन ये ऋषि ने रजत था। जब रजत ने खुशी को आगे देखा तो वो ठीक उसके पास आकर बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? खुशी चाहती थी कि रजत को जवाब दे, लेकिन उसे पता था कि उसके जवाब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो चुप ही रही।
मानो उसने अपने होठ सिल लिए हों। जब रजत को लगा कि खुशी कोई जवाब नहीं देगी तो उसने अपनी घड़ी को निकालते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ तुमने खाना खा लिया होगा। खुशी का जवाब नहीं आएगा ये रजत को पता था, इसलिए वो कपड़े चेंज करने चला गया। कपड़े चेंज करके वो बाहर आ गया और किचन की ओर बढ़ गया। तभी रोशनी वहां आई और नीचे सिर करके बोली, साहब, जॉली और गौरी अपने घर को रवाना हो गए थे। दोपहर में आप काम में बिजी थी, इसीलिए वे मिल नहीं पाए। आप कहें तो आपके लिए खाना लगा दूं? रोशनी ने जब साहब बोला तो रजत को अजीब लगा। उसने जल्दी से कहा, आप मुझे साहब कहकर क्यों बोल रही हैं? रोशनी, माफ करना साहब, लेकिन मैं जिसके घर में काम करती हूँ वो इंसान कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए उनकी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को रखना पड़ता है। रजत ने आंखें बंद कर ली, फिर लंबी सांस लेकर बोला, खुशी ने खाना खाया? रोशनी, नहीं, सुबह से अन्न का एक दाना भी उनके पेट में नहीं गया है। खाए भी तो कैसे, जब जिंदगी उसे इतनी ठोकरें खिला रही है तो खाने की कहाँ जरूरत है। रजत जानता था कि रोशनी उसे जली कटी क्यों सुना रही है, इसीलिए उसने कहा, हम दोनों के लिए खाना प्लेट में लगा दो, मैं लेकर जाता हूँ, और मैं भी जो कर रहा हूँ उसी में सबकी भलाई है। आपको या किसी को भी समझ नहीं आ सकता। रोशनी, देखिए साहब, आप किसी को समझा पाए या नहीं, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब खुशी की खुशी से है, जो उसे कभी नहीं मिल पाई। और अब आप भी। रोशनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि इससे ज्यादा अगर वो बोलती तो शायद रो पड़ती। इसीलिए वो किचन में चली गई और कुछ देर में खाना लेकर वापस आ गई। रजत ने खाना लिया और जाने लगा। तभी रोशनी फिर बोली, साहब, अगर आपको खुशी पर भरोसा नहीं है तो आज रात को मैं और खुशी घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उस लड़के ऋषि के साथ उसे मत बांधिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। रजत ने रोशनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खाना लेकर चला गया। रजत कमरे में आया और खुशी के पास आकर खाना रखकर खुद भी वहीं बैठ गया। खुशी ने एक नजर रजत को देखा, फिर वहां से जाने लगी, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और खाने को इशारा करके खाने के लिए कहा। खुशी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया और फिर वहां से उठकर जाने लगी। तो रजत ने फिर से उसे वापस बिठाते हुए कहा, कुछ बोलोगी नहीं? खुशी ने धीरे से कहा, जहाँ बोलने पर कोई कुछ समझे ही नहीं तो वहाँ बोलना बेकार होता है। रजत, लेकिन आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, प्लीज कुछ बोलो। खुशी ने उदासी से मुस्कान बिखेर कर कहा, हाँ, आपका हुक्म भी सर आंखों पर ही होगा ना, वरना क्या पता आपको भी गुस्सा आ जाए तो आप भी मुझे जोर आजमाइश करेंगे। रजत ने खाने को बीच में छोड़कर कहा, क्या मतलब? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है खुशी? खुशी, क्या फर्क पड़ता है रजत सिंघानिया? औरतें तो बनी ही इसीलिए हैं ताकि मर्द उसे इस्तेमाल कर सके, उन पर जोर आजमाइश कर सके। औरत तो किसी जिन्न की तरह ही होती है ना, तुम मर्दों के लिए, या फिर एक खिलौना। पहले तुम खेलो, फिर तुम्हारा दोस्त खेलेगा, फिर वो किसी और को दे देगा। औरतें अगर अपने दिल की बात कहें तो मर्दों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कठपुतली की तरह उसी के कहे अनुसार चले। रजत खुशी की बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तभी उसका फोन बजा। रजत ने फोन पिक किया तो खुशी आगे बढ़ गई। तभी रजत ने फोन पर किसी से कहा, सिंघानिया हाउस आना है और सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाए। ये कहकर रजत ने फोन रख दिया। खुशी ने जब ये सुना तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो समझ गई कि रजत कल के प्रोग्राम के लिए घर सजाने की बात कर रहा था। खुशी कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो सोचती रही कि कहाँ जाए। तभी उसे याद आया कि रोशनी तो हमेशा ही उसे समझाती है, इसीलिए वो रोशनी के कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन तभी नीलम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खुशी अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढने की कोशिश में थी, लेकिन किस्मत उसे ये मौका शायद कभी देना ही नहीं चाहती थी। खुशी को लगा कि रजत उसे समझ सकता है, लेकिन जब रजत ने सभी ओर से उसके लिए रास्ते बंद कर दिए
तो वो कमरे से बाहर आ गई और रोशनी के कमरे की ओर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि नीलम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके सामने आ खड़ी हुई। खुशी इस वक्त उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने नीलम को इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। लेकिन नीलम तो आज पूरे माइंड में थी खुशी को ताने देने और मजे लेने के। नीलम ने खुशी की कलाई पकड़कर उसके सामने आते हुए बोली, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी भतीजी? खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम आगे बोली, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए खुशी। तुम फिर से शादी कर रही हो, वो भी एक और ज्यादा अमीर लड़के से। तुम अपना ये हुनर रीमा को भी क्यों नहीं बता देती? तुम्हारी बहन है, उसका भी घर बस जाएगा। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन कुछ बोली नहीं। बोली भी क्या? वो नीलम को अच्छी तरह से जानती थी कि नीलम उसे परेशान करने का एक और मौका नहीं छोड़ने वाली। उसे परेशान करके नीलम को जो खुशी मिलती हो वो शायद ही किसी और काम में मिलती होगी। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और बोली, तुमसे बात कर रही हूं मैं, आंखें खोलो अपनी। खुशी ने आंखें खोली तो नीलम खुशी की आंखों को देखकर थोड़ी डर गई। खुशी की कलाई पर से उसने हाथ अपना हटा लिया तो खुशी ने कहा, तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? नीलम, तू मुझे आंख दिखा रही है? मुझे मुझे तू जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ ऋषि पर तेरे हुस्न का जादू चढ़ाया है, अभी तो पता नहीं और किस किस से शादी करवाऊंगी तेरी, तू देखती जा। खुशी ने घूरती आंखों से नीलम को कहा, देख ही तो रही हूँ कि इंसान किस हद तक गिरते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी। और हाँ, एक बात और, मुझसे ज्यादा तुझे कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि तेरा जो घटिया रूप मैंने देखा है ना, वो किसी और ने नहीं देखा होगा। लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। मैं कल तक तेरी इज्जत करती थी, तुम लोगों को अपना कुछ समझती थी, लेकिन आज से और अभी से मैंने मान लिया कि मेरा कोई अपना इस दुनिया में नहीं है। और जब कोई अकेला होता है ना, तो वो इंसान वो कर सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खुशी ये कहकर वहां से चली गई। वहीं नीलम हैरान होकर खुद से बोली, ये लड़की इतनी उछल क्यों रही है? कहीं कुछ करने वाली तो नहीं है? मुझे अभी ऋषि को बताना होगा। नीलम ऋषि के कमरे की ओर बढ़ गई। खुशी रोशनी के कमरे में आई तो देखा कि वो अभी तक सोई नहीं थी। रोशनी उदास सी किसी सोच में डूबी थी। खुशी भी उसके पास आकर धीमे से बैठ गई। रोशनी ने जब खुशी को देखा तो वो हैरान होकर बोली, खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था ना? खुशी ने रोशनी को देखे बिना ही कहा, कौन सा कमरा जो अभी मेरा था ही नहीं? एक बार फिर मेरी वही जिंदगी शुरू हो गई है जहां मुझे रोज ताने और दर्द मिला करते थे। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। रोशनी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा खुशी, भगवान पर भरोसा रखो। खुशी, कौन सा भगवान जिसने मेरे माँ पापा को मुझसे दूर कर दिया, जिसने मुझे कभी भी सुख चैन नहीं दिया? किस भगवान पर भरोसा रखूं मैं जो है ही नहीं मेरे लिए? मैं उस पर भरोसा रखूं? खुशी ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। एक आपका कमरा ही था जिसमें मैं आ सकती थी। अगर आपको भी नहीं पसंद है तो मैं, ये कैसी बातें कर रही हो खुशी तुम? मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मेरे पास आने के लिए तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। रोशनी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। खुशी रोशनी की गोद में लेट गई और धीरे से बोली, एक आप ही तो हो जो मेरी अपनी हो, मेरी बहन, दोस्त, माँ, परिवार, सब आप ही हो। रोशनी ने प्यार से खुशी के सिर पर हाथ फेरा तो खुशी ने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकी होने के कारण जल्दी ही खुशी को नींद आ गई। नीलम ऋषि के कमरे में आई तो देखा ऋषि अपनी शेरवानी को अपने लगा लगा कर देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। नीलम ने ऋषि को देखते हुए कहा, ये खुशी कुछ ही पल के लिए है। ऋषि ने नीलम को घूर कर देखा और बोला,
क्या मतलब है तुम्हारा? कल शादी है मेरी खुशी से, मेरे प्यार से, नीलम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो पाएगी, क्योंकि आज जैसे मैंने खुशी के तेवर देखे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। बहुत ही शातिर लड़की है वो, ऋषि मुस्कुराते हुए बोला। अगर वो शातिर है तो मैं भी उससे भी बड़ा शातिर खिलाड़ी हूँ। रजत सिंघानिया को ही नहीं जानती वो, और ना ही तुम जानती हो। जो इंसान और जो चीज उसके दिल से उतर जाती है वो उसके साथ ऐसा करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और खुशी भी उसके दिल से उतर गई है। उसकी शादी तो वो मुझसे करवाएगा ही, साथ ही वो खुशी को और भी न जाने क्या क्या सजा देगा। लेकिन मैं रजत से खुशी की तरफ से माफी मांग लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खुशी को मेरे अलावा कोई और हर्ट करे। नीलम भी संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर अब तुम सो जाओ, क्योंकि अच्छे लुक के लिए नींद भी जरूरी है ना। ऋषि ने नीलम को देखकर कहा, पॉइंट है बात में। चलो तुम जाओ, अब मैं सो जाता हूँ। नीलम खुश होकर बाहर आ गई और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगले दिन घर में बहुत सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई कुछ तो कोई कुछ कर रहा था। रजत बाहर आकर सब देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऋषि भी तभी बाहर आया था और अपनी शादी की तैयारी देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी नजर रजत पर पड़ी तो उसे और ज्यादा खुशी हुई। उसने मन ही मन कहा, देख रजत सिंघानिया, आज पहली बार तुझसे तेरी सबसे प्यारा इंसान ले जा रहा हूँ। आज से मैं तेरे से पीछे कभी नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे पास खुशी होगी जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, आज वो मेरी हो जाएगी। ऋषि वापस अपने कमरे में आ गया और रजत दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। दादाजी को सोया हुआ देखकर रजत वापस ही आ गया और डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने किचन में झांक कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने मन ही मन कहा, जरूर रोशनी और खुशी दोनों ही सो रही होंगी। रजत ने रोशनी के कमरे की ओर देखा, जो बंद दिखाई दिया। रजत उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रोशनी ने दरवाजा खोल दिया और रजत को एक नजर देखकर उसे नजरअंदाज करके बाहर चली गई। रजत ने कमरे में झांक कर देखा तो खुशी सोई हुई थी। खुशी को देख रजत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, बस कुछ घंटे और खुशी, फिर तुम चैन की सांस ले सकोगी। रजत ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी एक बर्तन में पानी और एक कपड़ा लेकर अंदर आ गई तो रजत भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। रजत, क्या बात है रोशनी? रोशनी ने कपड़े को पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर खुशी के माथे पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, आप जाइए, बहुत से काम होंगे आपको। रोशनी बोली। उससे पहले ही रजत ने खुशी की कलाई को पकड़कर उसे चेक करके बोला, खुशी को तो बुखार है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोशनी कुछ नहीं बोली तो रजत ने डॉक्टर को कॉल किया और जल्दी से आने के लिए कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया और उसने खुशी को चेक करके कहा, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, थकान की वजह से इनको फीवर हुआ है, मैं टेबलेट दे देता हूँ, कुछ घंटों में ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चला गया तो रजत वहीं बैठ गया और खुशी के माथे पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन ये करना जरूरी था खुशी। जब अपने धोखा देते हैं तब शांत रहकर काम बनता है, और इसमें मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना जरूरी था, क्योंकि हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा, तुम बस ठीक हो जाओ। रोशनी वहीं खड़ी रजत को हैरानी से देख रही थी, लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा। रोशनी रजत के कहे शब्दों से सब कुछ समझ गई और वहां से खुशी खुशी किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। जब रजत को लगा कि अब खुशी की तबीयत में सुधार है तो वो वहां से उठा और अपने कमरे में आकर तैयार हो गया। रोशनी उसके लिए नाश्ता लेकर आई तो रजत ने कहा, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक खुशी का और दादाजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है, आप किसी भी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। रोशनी ने हामी भरी तो रजत ने कहा, आई होप बिना किसी को नुकसान हुए सब ठीक हो जाए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।